नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको वैश्वीकरण क्या है यह बताएंगे और साथ ही साथ वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से पड़ता है यह भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण को जानने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि वैश्वीकरण को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला तो वैश्वीकरण रहा, दूसरा रहा भूमंडलीयकरण और तीसरा ग्लोबलाइजेशन है। ये तीनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक ही हैं। तो हम चलिए जानते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। इस वीडियो में पहले हम बता देते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैश्वीकरण क्या है, उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण की परिभाषा कुछ हम इस तरह देख सकते हैं कि जब विश्व के कई देश आपस में मिल करके उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं और एक दूसरे के लिए अपने व्यापार को खोल देते हैं। ठीक है, जब विश्व के कई देश उदारवाद की नीति को अपना करके अपने अपने व्यापार को एक दूसरे देश के लिए खोल देते हैं और इससे व्यापार का या बाजार का एकीकरण हो जाता है, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जब विश्व के कई देश मिल करके उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उदारीकरण क्या है ये भी जान लेते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति उदार हो जाते हैं, यही उदारीकरण है। तो जब विश्व के कई देश एक साथ मिल करके उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने अपने व्यापार को खोल देते हैं, इससे विश्व के जितने भी बाजार होते हैं उनका एकीकरण हो जाता है, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि वैश्वीकरण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए भारत है और चीन है। भारत चीन के साथ व्यापार करता है, चीन भारत के साथ व्यापार करता है। इन दोनों के बीच व्यापार होते रहते हैं। अब कोई कंपनी जैसे कोई भी होगी, जैसे चीन की ही कंपनी है एप्पल। एप्पल चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में बनती है, लेकिन यह विश्व के कई देशों में व्यापार करती है और इस व्यापार के दौरान उसने उदारीकरण की नीति को अपनाया, तभी यह कंपनी आज चल रही है। अगर कोई भी कंपनी उदारीकरण की नीति को नहीं अपनाती है और वह विश्व में अपनी छाप को नहीं छोड़ सकती, इसे ही मतलब उदारीकरण के द्वारा ही हम वस्तु को कहीं ना कहीं बेच सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या है। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जब विश्व के कई देश मिलकर के उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं और उस नीति के तहत अपने अपने व्यापार को एक दूसरे देश के लिए खोल देते हैं और खोलने से व्यापार या बाजार का एकीकरण हो जाता है, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी देश पर, भारत ही नहीं विश्व का कोई भी देश हो, उसको वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं लाभ भी होगा, हानि भी होगी। तो हम उसके हानि और लाभ को भी जानेंगे कि वैश्वीकरण से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। तो हम पहले इसके लाभ को जानते हैं कि वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो वैश्वीकरण से जो लाभ होने वाले हैं, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि उससे हानियाँ क्या होंगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कई ऐसे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कारण हम आपको बता देते हैं, यह लाभ में रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था से, मतलब इसका सकारात्मक प्रभाव जो है वैश्वीकरण का क्या है। तो हम पहला ही जानेंगे, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब किस प्रकार से होती है जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए, जब वैश्वीकरण के द्वारा किसी भी सामान को हम किसी भी देश में बेचते हैं तो वह सामान उस देश में अगर बिकेगी तो इसको पता है कहीं ना कहीं उसको अगर सस्ता नहीं बेचेंगे तो वह सामान बिकेगी नहीं। जैसे चाइना का जो सामान भी आता है भारत में,
वह सामान कहीं न कहीं आपको देखेंगे कि सस्ता होता है। अब जब हम उसको खरीदते हैं तो उस कहीं न कहीं हमको आर्थिक लाभ ज़रूर होता है। तो इससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर प्रभाव होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जीवन स्तर में कहीं न कहीं वृद्धि हो रही है और इसका ये पहला लाभ है। तो हम इसके दूसरे लाभ को भी जानेंगे। तो दोस्तों, अब दूसरा लाभ रहा व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के द्वारा व्यापार में वृद्धि किस प्रकार से होती है, हम इसको जानते हैं। जब हम वैश्वीकरण करते हैं तो कहीं न कहीं हमको एक दूसरे देश के व्यापार की नीति का कहीं न कहीं ज्ञान हमको होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यापार में ज्ञान हमको प्राप्त होता है, इसी को हम वैश्वीकरण में व्यापार के द्वारा प्राप्त लाभ को हम कहीं न कहीं जोड़ते हैं कि हमको जो लाभ प्राप्त हो रहा है व्यापार वृद्धि में भी लाभ हो रहा है। अब इसका हम तीसरे कारण को भी स्पष्ट करते हैं। विदेशों में रोजगार के अवसर। अब जब एक दूसरे देश के सामान एक दूसरे देश में बिकेंगे तो अब है नहीं कि मतलब अगर चाइना अपने सामान को भारत में बेचता है तो ऐसा है नहीं कि वह अपने जो लेबर होंगे वह उस देश से लेकर आएगा, ऐसा तो है नहीं। वह जब भी कोई भी कंपनी अगर भारत में आएगी या भारत की कोई भी कंपनी दूसरे देशों में जाएगी तो वह कंपनी जब आएगी तो अपने साथ लेबर तो लेकर के आएगी नहीं, कहीं न कहीं वह जहाँ पर भी स्थापित की जाएगी उस क्षेत्र के ही लेबर होंगे और कहीं न कहीं उससे उस क्षेत्र के नागरिकों को लाभ ज़रूर होगा और उनको रोज़गार भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक और जो लाभ है हमको देखने को मिलता है वह है रोज़गार में वृद्धि हो जाती है। तो यह इसका तीसरा लाभ रहा। अब आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे है नवीन उपकरणों का उपयोग। हम एक दूसरे देश के जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार से जैसे कोई भी उपकरण हो तो हम उसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। यह रहा मतलब विदेशी उपकरणों के बारे में हमको जानकारी अच्छे से पता चल जाती है। अब बात आती है वैश्वीकरण से हानियाँ क्या हो सकती हैं। ठीक है, वैश्वीकरण से हानि को भी हम जानेंगे क्या होता है। वैश्वीकरण से अगर हानि है तो वह कौन सी हानि है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको भी स्पष्ट करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह है कि घरेलू उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी उद्योग वाली कंपनी, कोई बड़ी कंपनी अगर भारत में आकर व्यापार करती है तो इससे स्पष्ट है कि जो वह कंपनी रहेगी वह कहीं न कहीं करोड़ों में बनी होगी और जब वह भारत में आएगी तो अगर भारत में छोटे उद्योग रहेंगे तो वह उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं वह जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसका सामना ना करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। तो यह रहा कि मतलब उसकी हानि जो है वह इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आएंगी वो उनके आने से उसका प्रभाव हमको साफ दिखाई देगा कि वह छोटे लघु उद्योगों को कहीं ना कहीं नष्ट करती ही दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी दूसरी जो हानि है वह है विदेशी वस्तुओं की भरमार होने लगती है। अब जब विदेशी वस्तुओं की भरमार होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो वस्तुएं हैं उन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, यह रहा इसका मतलब दूसरी हानि है। अब बात एक और हानि की है जो इससे आय निवारण की विषमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भी देश अगर गरीब है तो वह और गरीब ही हो जाता है और कोई भी देश अगर अमीर है तो वह अमीर ही होता जाता है। यह किस प्रकार से, मानिए कोई भी देश अगर वह देश गरीब है, अगर उस देश में कोई दूसरा देश आकर व्यापार करता है और व्यापार करने के बाद अपने लाभ को अर्जित करता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव
पड़ेगा, लेकिन अगर वही कंपनी अगर उसको छोड़कर चली गई, उस देश को छोड़ कर के, तो कहीं न कहीं वह देश आर्थिक तंगी में तब्दील हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। और जो देश रहेगा उसको तो लाभ मिलेगा ही, वो अपने लाभ को कमा कर लेकर चला जाएगा। इसी प्रकार से जो देश गरीब हैं वह गरीब ही रह जाते हैं, और जो देश अमीर हैं वह देश और अमीर होते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने देख लिया इसका प्रभाव हमको साफ दिखाई देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव हैं। यही इसके कुछ प्रभाव रहे जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं। तो वैश्वीकरण कहीं न कहीं एक प्रकार से अच्छा भी है, तो कहीं न कहीं एक प्रकार से बुरा भी है। ये रही वैश्वीकरण की परिभाषा, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, क्या है हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।